Good evening, all of you. Here we are, and it's really nice to see you again. So, guys, आज हमारा टॉपिक हिंदी साहित्य का इतिहास। उससे पहले हमारा ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि साहित्य क्या होता था। साहित्य दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसे हित और साहित्य दो शब्दों को मिलाया जाता है तो साहित्य बनता है। अब किसके हित सहित, किसका फेवर हम लोग करना चाह रहे हैं? तो समाज के हित में जो चीज़ें संदेश देती हैं, जो रचनाएं संदेश देती हैं, उनको साहित्य कहा जाता है। ऐसा नहीं कि आप अपनी पर्सनल डायरी लिख रहे हो कि आज मैंने इससे लड़ाई की, इसे मारा, और वो साहित्य बन जाएगा। साहित्य का कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, समाज के किसी न किसी काम में वो आना चाहिए। ये तो हुई साहित्य की बात। जब हम साहित्य की बात करते हैं और हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो जाहिर है प्रेमचंद के बगैर इसका जिक्र पूरा नहीं हो सकता। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के लेजेंड राइटर हैं और इनकी कहानी ईदगाह तो हम सभी ने पढ़ रखी है। अब याद कितनों को है ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन पढ़ सबने रखी है। ठीक, तो प्रेमचंद ने एक चीज़ कही थी कि साहित्य जो है वो समाज का आईना होता है। यानी कि समाज में जो घटनाएं होती हैं वही हमें साहित्य में दिखाई पड़ती हैं। यानी साहित्य के जो कैरेक्टर्स होते हैं, साहित्य के जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो साहित्य में घटने वाली घटनाएं होती हैं, वो सब हमारे समाज से ही ली जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इस चीज़ को हम समझें कैसे। इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल है कि आप पुरानी मूवीज़ अगर देखेंगे तो उसकी स्टोरी लाइन एक होती थी कि हीरोइन बहुत अमीर होती थी, हीरो बहुत गरीब होता था। उस दौर के सभी हीरो गरीब होते थे। तो ये वो दौर था जब अमीरों और गरीबों के बीच में संघर्ष चल रहा था और देश में दो ही वर्ग हुआ करते थे, उच्च वर्ग या निम्न वर्ग। यहाँ पे मध्य वर्ग नहीं था, ठीक है। लेकिन आज की मूवीज़ हम देखें तो पीके, थ्री इडियट, ठीक। तो यानी कि जो समाज है उसके मुद्दे बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, समाज में चलने वाली चीज़ें बिल्कुल चेंज हो सकती हैं। आज की जनरेशन की प्रॉब्लम अमीर और गरीब नहीं है, आज की जनरेशन की प्रॉब्लम रोज़ी रोटी, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ये सब। तो जैसा समाज वैसा साहित्य। मूवीज़ भी साहित्य ही होती है, साहित्य का एक पार्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मूवीज़ साहित्य में नहीं गिनी जाती, मूवीज़ भी साहित्य होती है। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य की। पहले हिंदी के बारे में बात करते हैं। हिंदी शब्द जो आया इसके बारे में एक मान्यता ये है कि पहले के लोग ऐसी जगह रहना पसंद करते थे जहाँ पर पानी पाया जाता था। तो पानी किस लिए? क्योंकि वो लोग जानवर पालते थे, वो लोग खेती बाड़ी करते थे, जिसके लिए पानी की ज़रूरत होती थी। और पहले ऐसी कोई सप्लाईज नहीं थी जिसके थ्रू पानी चला जाए, तो आबादी अक्सर ऐसी जगह होती थी जहाँ पे पानी होता था। तो ऐसे ही कुछ लोग सिंधु नदी के किनारे आकर बसे और उनको सिंधी कहा जाने लगा, सिंधु कहा जाने लगा। लेकिन बाद में ईरान के लोगों ने यहाँ आके चढ़ाई की और ईरान की जो लैंग्वेज थी अवेस्ता, उसमें सा की जगह हा बोला जाता था, इसलिए ये हिंदी या हिंदू कहलाने लगे। ये तो हुआ हिंदी का नामकरण कैसे हुआ। और यहाँ पे बोली जाने वाली लैंग्वेज हिंदू जो बोलेंगे वो हिंदी, बहुत सिंपल है ना। तो हिंदी का नामकरण का सब में प्रचलित एक ये रीज़न था जो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं बहुत शॉर्ट में हिंदी के इतिहास के बारे में, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालों में बांटा गया: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदि का मतलब होता है शुरुआती या बहुत पुराना। तो हम लोग एक कॉमन सेंस लगाते हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ क्या हुआ करते थे? नहीं, अब डायनासोर्स या एप्स के बारे में मत सोचिएगा खुदा के लिए। सबसे पुराना दौर जब लिखना पढ़ना शुरू हुआ तो राजा महाराजा हुआ करते थे, ठीक है। तो राजाओं की लाइफ का मेन मकसद एक था, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। उनको किसी चीज़ से कोई काम नहीं था। उनकी जनता कितनी परेशान है, उनके राज्य में क्या समस्याएं हैं, बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, वो लोग महीनों महल से नहीं निकलते थे। और उनके आसपास ज़्यादातर ऐसे लोग इकट्ठे रहते थे जो कि उनकी चापलूसी करते थे। और वो कभी कभी उनसे पूछ लिया करते थे, हाँ भाई राजपाट कैसे चल रहा है। तो वो लोग क्योंकि चापलूस थे तो वो कहते थे सब मज़े में, ठीक। तो राजाओं अब जब पूरे दिन महल में रहेंगे, जैसे आजकल हम और आप स्टे होम में, पूरा दिन हमारा पास नहीं हो रहा,
टाइम कैसे काटें ये समझ नहीं आ रहा है। सोफ़े और बिस्तर हमारे माफ़ी मांग रहे हैं हाथ जोड़ के। खैर, तो इन लोगों ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए अपने दरबार में कवियों को रख रखा था और नर्तकियों को रख रखा था। नर्तकियाँ जो डांस करती हैं, कवि लिखते थे, कवियों को बाकायदा तनख्वाह मिलती थी और उनकी कोई कविता अच्छी होती थी तो उनको पुरस्कार भी मिलता था। जनता का पैसा था, कैसे तो लुटाना था। तो इस वजह से अगर मान लीजिए मैं कवि हूँ और आप खुदा ना खास्ता राजा हैं, तो मुझे आपके दरबार में काम करना पड़े, तो जाहिर सी बात है अगर आप मेरे को तनख्वाह दोगे या पुरस्कार दोगे तो मैं आपकी तारीफ़ ही लिखूँगा, बुराई लिख के मुझे गर्दन अपनी कलम नहीं करानी। तो ये कभी बहुत तारीफ़ लिखते थे। और तारीफ़ उस टाइम की क्या होती थी, राजा की सब में बड़ी तारीफ़ क्या होती थी, उसकी मर्दानगी, उसका पौरुष, उसकी वीरता। और ये वीरता और पौरुष क्या होता था उस टाइम, सब में बड़ी मर्दानगी ये थी कि कोई राजा किसी राज्य पर हमला करे और वहाँ की राजकुमारी को उसके बाप को मार के उठा लाए। ये बहुत मर्दानगी की बात थी। खैर, अपने अपने फंडे। तो वो लोग ऐसी कविताएं लिखते थे जिसमें राजा को बहुत वीर दिखाया जाता था, उसकी भुजाओं में बहुत दम है, उसके पास बहुत हाथी घोड़े हैं, फौज बहुत बड़ी है, उसके पास रानियां अनगिनत है। ये उसकी मर्दानगी है, ये उसकी वीरता है। तो यही चीज़ें उस टाइम की कविता में दिखाई जाती रहती थी। और ये दिखाने के लिए कवियों ने सिर्फ राजाओं की तारीफ़ में कविता करना शुरू की, या थोड़ा सा अगर उन्हें रहम आ जाता था तो राजकुमारियों की भी तारीफ़ कर देते थे जिनसे राजाओं की शादी होती थी। वो तारीफ़ यकीन मानिए इतनी हास्यास्पद होती थी, इतनी ज़्यादा लंबी, कहते नहीं है, लंबी फेंकी हुई होती थी कि उसमें लिखा होता था कि मुगलिया सल्तनत की राजकुमारियाँ अगर पानी पीती हैं तो उनके गले में से पानी उतरता हुआ नज़र आता है, मतलब ट्रांसपेरेंट स्किन, ठीक। या फिर लक्ष्मण जी की पत्नी जो थी उर्मिला, वो झूले पे झूलती थी लक्ष्मण जी की जुदाई में, तो वो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि हवा आके उन्हें उड़ा के ले जाती। और ये हवा जो उड़ा के ले जाती थी, ये बात जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी, जो कि बहुत बड़े कवि थे हिंदी का। आप कभी उनको उठा के देखिए इतिहास, लेजेंड, ठीक है। प्रेमचंद की टक्कर पे अगर कोई थे तो जयशंकर प्रसाद। तो मतलब तारीफ़ करने के लिए या वो करने के लिए इतना आगे बढ़ जाते थे कि इन्हें पता नहीं रहता था बेचारों को कि पढ़ने वाला इम्प्रेस होगा या हंस के गिर जाएगा। अब ये सब जब चल रहा है, दौर ऐसा है, हर कोई एक सी कविता कर रहा है, तो इन कवियों में क्या होता था, वीर रस होता था, वीरता दिखाई जाती थी। तो इसको वीर गाथा काल भी कहा जाता है। वीर गाथा काल किस लिए? क्योंकि ये लोग वीरता की गाथाएं यानी कहानियाँ सुना रहे थे राजाओं की, तो ये वीर गाथा काल हुआ। अब हम बात कर लेते हैं, अगर ये वाकई में कवि दरबार में रखते थे तो इन कविताओं को या इन कहानियाँ तब तक नहीं थी, कहानी आधुनिक युग में आई है, इन कविताओं को इतिहास क्यों नहीं मान लिया जाता? भाई नहीं माना जा सकता। और क्यों नहीं माना जा सकता? जब आप इतनी लंबी लंबी फेंकोगे तो वो इतिहास में उसकी जगह नहीं है। इतिहास में टोटली आपको फैक्ट्स पे बात करनी होती है और आपको एकदम रियल बात करनी होती है। इतिहास इस बात को कभी मान्यता नहीं देगा कि राजकुमारियों की गर्दन ट्रांसपेरेंट थी, या ऐसा कोई स्किन टाइप दुनिया में पाया जाता था, या ऐसा कोई कॉस्मेटिक होता था जो स्किन ट्रांसपेरेंट कर देता था। है उसके बाद प्रजा बहुत परेशान हो गई और इधर मुसलमान आक्रमणकारी आने लगे, हमला करने लगे हिंदुस्तान पे, जिन्होंने हिंदुओं पे बहुत जुल्म किया। उस दौर में कितने मंदिर तोड़े गए, कितना ज़्यादा जुल्म हिंदुओं पे हुआ, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। और अपने राजाओं से तो कोई उम्मीद थी नहीं, वो लोग तो अपना डांस वांस देखने में बिजी थे। तो कहते हैं ना कि जब आदमी पे विपत्ति आती है तो या बुरा वक्त आता है तो उसे सबसे पहले भगवान याद आता है। आप बहुत तेज़ भाग रहे होगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके जैसे ठोकर लगेगी आप हे भगवान कहोगे या फिर या अल्लाह कहोगे। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है।
तो इन इन लोगों ने भगवान के ऊपर कविताएं करना शुरू की, भगवान से कहना शुरू किया कि भगवान आके हमें बचाए, अवतार ले, धरती पर पाप बहुत बढ़ गया है। और दिन भर उन्होंने अपने दर्द को भक्ति में डूब के भुला दिया। ये मेडिटेशन, आध्यात्मिकता, भक्ति, इबादत, ये एक ऐसी चीज़ है कि आप कितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, आप इसमें मन लगाते तो आपके मन को शांति मिलती है। मतलब वो देखा है ना आपने कि 3 इडियट में ऑल इज़ वेल, तो वो ऑल इज़ वेल वाली फीलिंग आती है। भले ही कुछ चेंज हो ना हो, लेकिन आदमी को ये फीलिंग तो आती है हाँ सही हो जाएगा। तो ये जो भक्ति की कविताएं रची जा रही थी, इसमें कई तरह के कवि थे। पहले राम जी की भक्ति पे कविताएं लिख रहे थे लोग, दूसरे कवि थे वो कृष्ण जी की भक्ति पे कविताएं लिख रहे थे। सूफ़ी कवि जो कि फ़ारसी कवि थे यहाँ आके रहने लगे थे। अच्छा, सूफ़ी के बारे में एक चीज़ बताऊँ, सूफ़ी जो था वो अरबिक का एक लफ्ज़ था सुफ़ा, जिससे कि सूफ़ी बना। तो सूफ़ी बेसिकली उन फ़कीरों को कहते थे जो कि चबूतरे पे बैठे रहते थे, जिन्हें अपने कपड़ों का, खाने का होश नहीं होता था और एकदम ऊपर वाले की मतलब याद में खोए रहते थे। तो उस सुफ़ा का मतलब होता था चबूतरा, चबूतरे पे बैठने वाला सूफ़ी, चबूतरा सुफ़ा, दैट्स इट। हाँ, और संत कवि थे जो कि अलग अलग धाराओं से थे। वैष्णव थे जो विष्णु जी की वंदना कर रहे थे, और शेफ थे जो शिव जी की वंदना कर रहे थे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आधुनिक काल की। भक्ति ख़त्म हो गई भाई, भगवान ने आकर कोई भी दस्तरखान नहीं लगाया, पेट में खाना नहीं पहुंचा। कहते हैं ना, खाली पेट भजन नहीं होता, ठीक है। और ये लोग बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके थे, मुसलमान आक्रमणकारियों ने इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान भी कर दिया था और इनका बहुत कुछ अपने कब्ज़े में कर लिया था। इन लोगों को खाने पीने के लिए इतना ही दिया जाता था जितना ज़रूरी था, और फिर जो कसर बची है वो अंग्रेज़ों ने आके पूरी कर ली। उन्होंने तो बिल्कुल हिंदुस्तानियों को ये समझा कि ये लोग बने हैं हमारी ग़ुलामी करने के लिए। आप यकीन नहीं कर सकते, अंग्रेज़ लोग जो ज़मीन देते थे खेती बाड़ी के लिए, पहले तो ज़मींदारों से दोस्ती करते थे, उसके बाद उन्हें मार के उनकी ज़मीनें हड़प लेते थे, और वो किसानों को देते थे तो किसानों को मजदूरी देते थे। इन केस अगर किसान को ज़रूरत पड़ती है अपने किसी काम के लिए पैसों की, तो वो इतनी ब्याज पे दिया जाता था कि वो लोग ब्याज नहीं दे पाते थे, और उनकी नस्लें की नस्लें उस ब्याज के एवज़ में फ्री काम करती थी खेतों पर। तो ये आधुनिक दौर की जो समस्या बन के उभरी है वो है बेरोज़गारी और शिक्षा। तो आधुनिक युग की जो प्रवृत्तियाँ थीं वो जाहिर सी बात है ऐसी चीज़ों को लेकर साहित्य लिखा जा रहा था जो कि बेरोज़गारी या शिक्षा के ऊपर कटाक्ष करते थे, अंग्रेज़ों के ऊपर कटाक्ष करते थे। आज़ादी का टाइम था, देशभक्ति को लेकर बहुत कुछ लिखा जा रहा था। आधुनिक युग में कई दौर आए, अलग अलग ज़रूरतें होती रही। तो ये तीनों दौर हुए, तीनों की अलग अलग ज़रूरत थी, तीनों की अलग अलग प्रवृत्तियाँ थी। अब इनकी भाषा शैली पे नज़र डाल देते हैं। जो राजाओं के लिए काव्य किया जाता था वो या तो आपको खालिस फ़ारसी में मिलता है क्योंकि मुसलमान राजा थे, ठीक है। उनके कवि अगर संस्कृत लिखते तो उनका तो बाउंस हो जाना था, ठीक है। और आपका या आपको संस्कृत निष्ठ हिंदी मिलती है क्योंकि उस टाइम वही हिंदी चलती थी। मध्यकाल में जो आपको भक्ति की जो लैंग्वेज होती है संस्कृत होती है, ठीक है। आदिकाल में फिर भी कुछ और लैंग्वेजेस थी हिंदी की जो संस्कृत से पहले होती थी, अपभ्रंश अपभट उसमें लिखा गया। लेकिन मध्यकाल में संस्कृत को मेनली अपनाया गया क्योंकि संस्कृत को देववाणी कहा गया, ठीक है। पंडितों ने कहा कि ये जो ज़बान है ये भगवान की ज़बान है, इसको देववाणी कहते हैं। तो इसलिए भगवान को खुश कर, आई डोंट नो कि ये मिसकॉन्सेप्शन कहाँ से आया है कि भाई अगर आपको भगवान से बात करनी है तो आपको संस्कृत में बात करनी होगी, आपको अल्लाह से बात करनी है तो आपको अरबिक में बात करनी होगी, क्योंकि भगवान को संस्कृत के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं समझ आएगी और अल्लाह अरबिक के अलावा किसी चीज़ को कंसीडर नहीं करते।
जब भगवान और अल्लाह आपके दिलों का हाल जानता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप संस्कृत या अरबिक में बात करें। ठीक, खैर ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आपका आधुनिक काल का साहित्य कई दौरों से गुजरा। यहाँ आधुनिक काल में आकर गद्य लिखना शुरू हुआ, गद्य यानी कहानी, नॉवेल्स, वो फिर कभी सही। बहरहाल आपने बहुत ज़्यादा सुकून से सुना, पता नहीं सुना के बीच में वीडियो बंद कर दी, आई डोंट नो। इन जिन लोगों ने सुना उनका तहे दिल से शुक्रिया। और आगे हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी भाषा के अंदर, हिंदी भाषा को लेके या भाषा को लेके हमारा भारतीय जो फिलोसफर थे या वेस्टर्न फिलोसफर थे उनकी क्या अलग अलग मत थे, इस चीज़ को लेके हम लोग बात करने वाले हैं। थोड़ा हिंदी के नामकरण पे और देवनागरी लिपि को स्टार्ट करेंगे। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो, पूछ सकते हो। नहीं समझ आ रहा, कुछ चेंजेस करने, वो भी सजेस्ट कर सकते हो, या फिर आप कमेंट में कर सकते हो। और हाँ भाई, रोज़ाना आकर आपको लिंक फॉरवर्ड करना इज़ अ हैक्टिक टास्क। एक वीडियो बनाता है बंदा, फिर आपको लिंक फॉरवर्ड करता है, फिर आप लोग पता नहीं देख रहे हो नहीं देख रहे हो। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है तो बेटर है कि ठीक। और उसके अलावा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि मेरा पर्सनल ये है कि मेरे लेक्चर्स क्योंकि अवेलेबल है तो इसे एज ए सब्जेक्ट ट्रीट ना करके जो नॉन हिंदी वाले हैं वो भी सुने। मुझे बहुत खुशी होगी अगर वो लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे और मैं अपना साहित्य या भाषा से निकल के भी और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे या कंटेम्प्रेरी मॉडर्न टॉपिक्स पे वीडियो बनाना चाहूँगा। मुझे ख़ुद पढ़ने का बहुत शौक़ है और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स, जो कि इंशाल्लाह ऐसा होगा, तो मुझसे बहुत आगे निकलेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।